सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर। पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से अब मस्बत खबरें आना शुरू हो गई हैं क्योंकि मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। सियासत में उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट इस वक्त सरगर्म मौजू है। पाकिस्तान में TV चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक लियारी गैंग वॉर में मुबैना तौर पर मुलव्विस उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट्स मंजर आम पर आने के बाद इन रिपोर्ट्स की कानूनी हैसियत और उन पर दस्तखत के हवाले से वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान चपकलिश जारी है और हर रोज़ हम देख रहे हैं कि नए इंकशाफात और नए नए बयानात सामने आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का फैसला कर लिया है। इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया है कि कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासी पॉलिसी में क्या तब्दीली मुतवक्के है, हुकूमत को क्या अपने इत्तेहादियों से ही खतरात लाहक हैं। इसके अलावा आने वाले 2 माह में टिड्डी दल के मजीद हमलों के भी खदशात हैं क्योंकि NDMA ने यह आगाह कर दिया है कि हुकूमत क्या इकदाम करेगी और किस तरह से इन हमलों को रोका जाए। इन सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको पहला क्लिप दिखाते हैं जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में अब कमी आती जा रही है और जो सेहत याब मरीजों की तादाद है वो 50% हो गई है। लगारी साहब, क्या अब ये समझा जाए कि खतरा टल गया है और आपको क्या लगता है कि स्मार्ट लॉकडाउन है वो अब मजीद कितना रह सकता है? वैसे तो आप भी कोरोना से लड़कर आए हैं, जीत कर आए हैं। मेरी हद तक तो खतरा टल गया है, खतरा टल गया है और वैसे भी ये खतरा टल रहा है। अल्लाह करे कि ये मर्ज़ दुनिया भर से ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर कोरोना से बहुत ज़्यादा ख़तरा दरपेश थे और अब भी हम ये कह सकते हैं कि शुरू में यहाँ पर जो लॉकडाउन किया गया था और जो फिर तमाम सूबों ने इसको कबूल भी किया था और वहाँ पर भी लॉकडाउन किया था, इस वजह से हमारे यहाँ केसेस कम हुए। लेकिन ईद के मौके पर जिस तरह से मार्केटें खुली, जिस तरह से शॉपिंग मॉल्स खुले और जिस तरह से 24 घंटे के लिए खुले, उससे ज़ाहिर है असरात भी पड़े और लोगों के लिए ये एक मसला ऐसा था जिसमें उन्हें इस वबा में मुब्तला होना पड़ा और बड़ी तादाद में लोग हुए। मेरा ख़्याल है कि हमें इस एहतियात को कम से कम ईद की हद तक तो करना पड़ेगा और SOP हमेशा हमें जब तक कि ये वायरस ख़त्म नहीं हो जाता है हमने SOPs पर अमल करना है। हमने मास्क लगाना है और हमने जो है वो सैनिटाइज़ करना है, हमने वो तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी जिसके बारे में बार बार कहा जाता है। पहले भी हमने देखा था छोटी ईद पर उसके बाद केसेस में इजाफा हुआ था जब मार्केट्स खुली, मॉल्स बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए कि हुकूमतें तो डर गई थी ना, सूबाई हुकूमतें और वफाक भी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये क्या बात हुई, अब खोला जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्डर जो है वो वैसे नहीं, जब लिखा हुआ आर्डर आया था तो सूरत हाल कुछ दूसरी थी, लेकिन जब असल में ऑब्जर्वेशंस में भी बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। जब ऑब्जर्वेशन आती हैं कोर्ट की तो लोग तो फौरी तौर पर उसी को ही जजमेंट समझ लेते हैं ना। बाद में कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस के बाद आता है जजमेंट, तो जजमेंट जब आता है तो वो ऑब्जर्वेशंस के ऐन मुताबिक तो नहीं होता है। तो इस वजह से लोग पहले ख्याल में थे कि जिस तरह से पहले अदालत ने कहा है लोग खुल कर जा रहे थे और सारा कुछ मार्केटें खुली हुई थी, उससे असरात बने और पड़े उसके असरात। लेकिन ये कि बाद में हुकूमत के इक़दाम भी मेरे ख्याल में ठीक रहे, फिर स्मार्ट लॉकडाउन वो भी ठीक रहा और फिर ये कि कोरोना की शिद्दत अब वो नहीं रही है, लेकिन ये उस वक्त बढ़ जाएगी अगर हमने ईद जो आ रही है अगर उस पर एहतियात ना की। लेकिन लगारी साहब, कोरोना तो शायद पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना पर जो सियासत है वो कब तक जारी रह सकती है, आपको क्या लगता है? कोरोना की सियासत हुकूमत हमेशा कहती रहेगी जनाब हम तो टेक ऑफ कर चुके थे, हमारा जहाज़ रवां दवां था, मईशत बेहतरीन हो रही थी, हम जो है वो आसमान पर पहुंचने वाले थे कि बस ये कोरोना आ गया था और कोरोना ने हमें जो है बिल्कुल फंसा के रख दिया था, हमारी मईशत को कोरोना ने ख़राब किया, हम तो बिल्कुल ठीक थे। हालांकि मईशत जो है 2018-2019 से नीचे की तरफ जा रही थी और वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं होता था, डॉलर की कीमत बढ़ जाती थी।
वज़ीर-ए-आज़म को बाद में बताया जाता था कि जनाब वो डॉलर की कीमत बढ़ गई है, टीवी अखबार और वज़ीर-ए-आज़म को उनकी काबिल एहतराम अहलिया मोहतरमा बताती थी कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, वरना उनको ये भी याद नहीं रहता था कि वो वज़ीर-ए-आज़म है। तो ये सूरत हाल तो रही है। और आइंदा क्या होता है, मेरे ख्याल में हुकूमत को अब इंतकाम की सियासत छोड़ देनी चाहिए। अब कुछ डिलीवरी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और अपने क्रोनीज़ की जो लूट मार है उसका सिलसिला भी। ये क्या बात हुई कि आपके लोग अगर चीनी के माफिया के में बैठे हुए हैं तो उनके लिए उनको खुली छूट है, अगर पेट्रोल की माफिया में बैठे हैं तो उनको वहाँ पर खुली छूट है, अगर कोई आटे में बैठे हुए हैं तो सब आपके जो लोग बैठे हुए हैं जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ हर चीज़ की खुली छूट है, जो चाहें करते रहें। ये तो फिर इस तरह से तो आपकी मैशत ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा है। और नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से जारी तवील अरसे से बंद किए हुए थे, अब उन्हें भी 15 सितंबर से खोलने का फैसला किया है। इस पर भी आपको क्लिप दिखाते हैं। नाज़रीन, तालीमी इदारे तो 15 सितंबर से खोलने का कहा जा रहा है, साथ साथ ये कहा जा रहा है कि SOPs बनाए जाएंगे। लगाई साहब, अब तक SOPs के तहत जिन भी शोबों को खोला गया है, आपको लगता है कि उन पर SOPs के मुताबिक ही अमल दरामद हो रहा है? मेरे ख्याल में अमल दरामद तो नहीं हो रहा है। मासिस आम आदमी जो हैं वो इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम भी आम आदमी हैं और हमने तो कोशिश की थी कि आइसोलेशन में रहें और हम बीमारी को साथ लेकर सड़कों पर और गलियों में और चौराहों पर ना जाएं ताकि ये बीमारी और ना फैले। तो इस तरह से लोगों को भी, अगर आपको अंदाज़ा है या आपको खदशा है कि आपको ये बीमारी लग सकती है, तो आपको गैर ज़रूरी तौर पर घर से नहीं निकलना चाहिए। और अगर घर से निकलें तो आपके पास तो चीज़ें होनी चाहिए ना। एक मास्क है, एक आपको सैनिटाइज़ करना है अपने आप को, दूसरा ये कि डिस्टेंस रखना है कि भई आप इस तरह ना जाएं कि हजूम के अंदर घुस जाएं और उनको 7 लोगों के, अगर आपका कंधे से कंधा मिल रहा होगा, अगर आप इस तरह से घूम रहे होंगे। काबिल एहतराम हमारी बहनें ख़वातीन जब निकलती हैं तो बाज़ार के अंदर एक ऐसा देखने को मंजर मिलता है कि जनाब अब सारी की सारा बाज़ार आज ही उठा कर ले जाएंगी। तो ये सूरत हाल बहरहाल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ज़ाहिर है इसके फैलाव का। लेकिन लगाई साहब देखिए, प्राइवेट स्कूल्स या जो कॉलेजेस हैं वो तो अमल कर लेंगे किसी भी तरह, लेकिन जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वो तो पहले ही मसाइल का शिकार हैं। आपको लगता है वहाँ पर सैनिटाइजर्स, गेट्स और इस तरह की चीज़ें वो लोग अफोर्ड कर सकेंगे? हुकूमत के पास इतना है कि हुकूमत ये सब कर सकेगी? पहली बात तो ये है कि जो अहम बात की है जनाब शफकत महमूद साहब ने, वो ये उन्होंने किया है कि अगस्त के शुरू में और अगस्त के आखिर में दोबारा मीटिंग्स होंगी। अच्छा, इस दौरान में अब आपको जुलाई गुजर रहा है, जुलाई के एंड तक आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोरोना कितना कम हुआ है, और उसके बाद अब वो सूरत हाल नहीं है। हस्पतालों पर भी वो रश नहीं है। अगर ये हम ईद आराम से निकाल जाते हैं और लोग इस तरह की बेहतियाती नहीं करते हैं, ख़ास तौर पर मैं मेरी अपनी बहनों से गुजारिश है कि इस दफ़ा आप शॉपिंग ना करें, प्लीज़ ना जाएं आप बाज़ार और शॉपिंग के लिए ना निकलें तो बेहतर। इस दफ़ा शॉपिंग थोड़ी होगी, इस दफ़ा तो आपको पता है मवेशी मंडी जाएंगे लोग जानवर ख़रीदने, तो वहाँ से भी तो कोरोना फैल सकता है। बिल्कुल ऐसा है कि मवेशी मंडी की तरफ जाने से फैल सकता है। तो आपको इसमें भी एहतियात करने की ज़रूरत है। जो भी SOPs हैं उन पर अमल करें ना। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने वहीं जाकर खड़े होना है जहाँ पर 50 आदमी, और जहाँ 50 आदमी खड़े हैं वो क्यों खड़े हुए हैं भाई? आप एक तरफ होकर एक अपने डिस्टेंस से खड़े हों और डिस्टेंस से बात करें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि एक बकरी लेनी है और उसमें 16 आदमी जा रहे हैं कि जी हम बकरी महल्ला लेने जा रहे हैं, पूरे का पूरा मालूम है कि जी अगर एक गाय लेने जा रहे हैं तो मालूम हुआ कि जनाब पूरे का पूरा महल्ला जो है वो चल पड़ा है और उन्होंने कहा जी चलो हम भी ले चलते हैं जाकर। वो ये ना करें। इसके करने से आपको ज़ाहिर नुकसान होगा। इससे करने से ज़ाहिर है बीमारी फैल सकती है और वायरस जो है वो दोबारा बढ़ सकता है। अगर ये जुलाई में कंट्रोल होता है, अगर ये अगस्त के शुरू और आखिर में कंट्रोल होता है और ये इसकी शरह कम हो जाती है, तो फिर स्कूलों का खोलना कोई इतना ज़्यादा ख़तरनाक बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एक जानिब तो कोरोना है और फसलों पर टिड्डी दल के जो हमले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इस पर भी आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। नाज़रीन, बरसात का मौसम है और टिड्डी दल के नए हमलों के खतरात भी मज़ीद बढ़ गए हैं। लगारी साहब, आपको लगता है कि हुकूमत ने कोई इक़दाम किए होंगे कि अब अगर अटैक हो तो उसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए? ये देखें जनाब, सैयद फ़खर इमाम साहब जो बता रहे हैं, ये कोई अचानक तो टिड्डी दल नहीं आया है। ये तो 1 साल से मौजूद है और हमारे तमाम सूबों पर अटैक कर चुका है और तमाम सूबों में बहुत से अजला ऐसे हैं जहाँ पर इसने जाकर फसलों को बर्बाद किया है और जहाँ पर हरियाली को चट कर गया है टिड्डी दल, और हमने उसको रोकने में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है। और हुकूमतें कहती रही हैं कि जनाब हम जहाज़ ख़रीद रहे हैं, हम
जहरीली दवाएं खरीद रहे हैं, हम अमला की भर्ती कर रहे हैं, और इस तरह की बातें हम पहले भी सुनते रहे हैं और जनाब फ़खर इमाम साहब ने भी वही बातें बताई हैं। अगर ये अमल जो है गुज़श्ता 1 साल से हो रहा है तो और अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है, आप जहाज़ अगर ख़रीद नहीं सके हैं, अगर आप के पास रिक्वायर्ड वो नहीं है पेस्टिसाइड्स, अगर आपके पास जो है वो अमला नहीं है जो सारे काम को करे, और फिर आपने गाड़ियाँ लेनी हैं वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को पहुँचाने के लिए, फिर ये कि आपका टारगेटेड बताएंगे कि कौन कौन से इलाकों को टारगेट किया है और कहाँ कहाँ पर उसके आने के इम्कानात हैं टिड्डी दल के, और कहाँ ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्या इलाकों को टारगेट किया गया है, क्या आप उसके बारे में उसकी मूवमेंट पर नज़र रख रहे हैं। असल बात तो ये है ना कि अब सहाराए अरब में चूँकि मानसून की बारिशें होती हैं और वहाँ से ये टिड्डी दल की अफजाइश होती है और फिर वहाँ से वो चलते हैं, तो आपको रूट का पता होना चाहिए, या ईरान से आते हैं या इस तरह से, कभी इंडिया से भी आते थे और टिड्डी दल जाकर, ख़ुद हमारे यहाँ भी इसकी बड़ी अफजाइश होती थी, बनते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि कई साल तक 10 साल 15 साल गुजर जाते थे, कभी इस तरह से हमला नहीं हुआ था जो गुज़श्ता साल से यहाँ पर हो रहा है। तो इसको काबू करने के लिए तो आपके पास पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। नहीं तो वो कह रहे हैं 26 अरब की इमदाद की ज़रूरत है, तो क्या बगैर इमदाद के बिल्कुल मुमकिन नहीं? नहीं, इमदाद की क्या मतलब है, आप अपनी तरजीहात कट करें ना, अपने अखराजात कट करें, ऐसे अखराजात जिनके बगैर भी आपका काम चल सकता है। अब आप जो है वो अगर ऐसे अखराजात साथ में करते रहेंगे कि अगर मालूम हो कि 2 करोड़ रुपए रोज़ाना का ख़र्चा है, गवर्नर फ़र्ज़ करें, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, वैसा है, अगर प्रेसिडेंट हाउस का है, गवर्नर हाउस का है, अगर और जगहों पर ऐसा है जहाँ पर बड़े अखराजात हो रहे हैं, जहाँ पर अफसर एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, भाई ऐसा करो यार अपने जहाज़ में बैठ जाओ, इधर आ जाओ हमारे यहाँ, आज चाय यहीं पीना फिर वापस चले जाना, अगर इस तरह की बातें हैं तो फिर नहीं होनी चाहिए, और अखराजात जो गैर ज़रूरी हैं उनको कट होना चाहिए। तो इस तरीके को आप अपनाएंगे तो फिर आपके पास पैसे बचेंगे तो आप लगा सकते हैं। वैसे भी हम हंगामी इक़दाम के लिए अगर आप कुछ चीज़ें रखते हैं तो इतना पैसा तो आपके पास वैसे भी कौम के पास होना चाहिए। जब खड़े खड़े हुक्मरान ऐलान करते हैं हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे और उसके लिए मशीन आना शुरू हो जाती है, तो आपको इस पर भी तवज्जो देनी है। अगर आपकी फसलें बर्बाद होती जाएंगी तो आपका ज़राअत पर तो आप डिपेंड करते हैं, ज़राअत नहीं रही तो फिर क्या करेंगे, क्या करें। नाज़रीन, एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं। दिनों सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच और सानेह बल्दिया फैक्ट्री की GIT रिपोर्ट्स जारी की थी, जिसमें बहुत से अहम इंकशाफात सामने आए थे। उसके बाद हमने देखा कि सियासत में एक हलचल मच गई। इस पर बात करेंगे, आपको क्लिप दिखाते हैं। उज़ैर बलोच की GIT जब से सामने आई है, सियासत में एक हलचल मच गई है। लगारी साहब, GIT रिपोर्ट्स 2 आई हैं, कैसे पता चलेगा कौन सी सही है और कौन सी गलत? असल में बात तो वही है जो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा कह रही हैं कि जो कोर्ट्स में जाना चाहिए और कोर्ट्स में उसका ट्रायल शुरू हो, ऐसा ही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो इसके पसे पर्दा जो चीज़ें हैं वो कुछ और हैं। ये GIT का मामला अचानक कैसे उठा? ये उज़ैर बलोच तो पिछले कई सालों से पड़ा हुआ है जेल के अंदर, उस वक्त ये मामला क्यों नहीं उठा? बल्दिया फैक्ट्री का मामला तो हमेशा सामने आता रहता है, उस वक्त क्यों नहीं उठा? ये दीगर मामला तो हैं, आज क्यों उठाए जा रहे हैं? ये आज क्यों आए हैं? और अली ज़ैदी साहब को इस मकसद के लिए क्यों कहा गया है कि जनाब GIT ठीक, गलत, ये सब कुछ क्यों करें? ये इस वक्त क्यों क्या कहा जा रहा है? ये असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि सिंध पर यह प्रेशर है कि वो अपने 2 खरब 90 अरब रुपए जो उसके ड्यूज़ हैं फेडरेशन की तरफ वो मन्नल ना मांगे और NFC अवार्ड का मुतालबा ना करे। ये 2 चीज़ें आज छोड़ दे सिंध और जाकर सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, उज़ैर बलोच भी चला जाएगा और सारे मामला चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। असल मामला तो ये है, ये मामला सीधा ऐसे नहीं है कि जनाब वो बड़ा ईमान आ गया है हमारे इदारों के अंदर और बड़ा कमाल हो गया है कि जनाब वो जराइम पेशा, ये जराइम पेशा पलते रहे भाई, पाला जाता रहा है और इनको पाल कर सारा कुछ किया जाता रहा है। सियासतदानों का तो मुंह काला होता है, गैर सियासतदानों ने क्या किया? ये किसने बनाई थी MQM? अगर उस वक्त अगर उसको कहा जाता था कि ये जो है वो मिलिटेंसी में और जराइम पेशा इक़दामात में मुलविस है, तो उस वक्त कौन कह रहा था? अब सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब जनरल ज़ियाउल हक ने बनाई थी। अब बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत से जो लश्कर बने हुए थे कौन कहता था? वो कहते थे कि इन्होंने बनाए हैं, इदारों ने बनाए हैं। तो अब इस तरह से ये उज़ैर बलोच किसके सर पर था? उज़ैर बलोच की सरपरस्ती कौन कर रहा था? ये सारे के सारे लोग मौजूद होते थे, इदारे मौजूद होते थे, उनके एजेंसियां मौजूद होती थी और पुलिस मौजूद होती थी। सारे उनके होते हुए कौन परिंदा पर मार सकता है? सियासतदानों को तो हम जब चाहें पकड़ लें,
लेकिन बाहर है जहाँ जहाँ आप लोगों के पर जलते हैं और हम सब लोग बात नहीं जाकर कर सकते हैं, तो ऐसे एरियाज भी तो है ना, तो ऐसे एरियाज भी तो काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब बढ़ना है और ब्रेक से जब हम वापस बात करेंगे कोरोना के मईशत पर असरात के हवाले से कि किस तरह दुनिया की मईशतें जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से तबाह हो गई। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर लेते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं, जिससे दुनिया को न सिर्फ जानी नुकसानात उठाने पड़े हैं बल्कि मईशत भी शदीद मुतासिर हुई है। दुनिया भर में कोरोना से 5,58,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। IMF की जारी करदा हालिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रवां बरस की GDP 4.9% तक सुकड़ जाने से आइंदा 2 साल के दौरान आलमी मईशत से 12,000 अरब डॉलर निकल जाएंगे, जबकि माली साल 2019-20 में पाकिस्तान की GDP की शरह नमू मनफी 0.4% रही है। 1971 में सकूत ढाका के बाद पाकिस्तान की GDP की शरह नमू 0.47 थी, जबकि जो ऑक्सफैम है उसने खबरदार किया है कि कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मर सकते हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और एशियाई खुरनोश की पैदावार और रसद में खलल के बायस रवां साल तखमीने के मुताबिक 122 मिलियन मजीद अफराद फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। और जिन ममालिक के बारे में बताया जा रहा है उनमें अफगानिस्तान, शाम और जनूबी सूडान शामिल है, जहां चैरिटी के मुताबिक सूरत हाल इंतहाई संगीन है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अफगानिस्तान में मजीद 1 मिलियन अफराद कहत के दहाने पर जा रहे हैं और ये तादाद सितंबर 2019 में 2.5 लाख से बढ़कर मई 2020 में 3.5 लाख तक पहुंच गई है। और ये सूरत हाल सरहदों की बंदिश का भी बायस है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर मुख्तलिफ सियासतदानों और तज्जियाकार अपना मौकिफ भी पेश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म ने कोरोना के आगाज पर पेशगोई की थी, अवाम को भूख से बचाना उतना ही अहम है जितना कोरोना से महफूज रखना, और एहसास इमरजेंसी कैश ने भी हमें इस तबाही से बचा लिया। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल का इजहार मैं देता हूं और कहा कि दुनिया के लिए अब कोरोना वायरस के मुकाबले में भूख ज्यादा तशवीशनाक है। लगारी साहब, ये जो एक रिपोर्ट सारी ऑक्सफैम की सामने आई है और जिसमें ये सारा कुछ बताया गया है, इसके बारे में आपका क्या तज्जिया है, आपकी क्या राय है? एक तो ये कि भूख आज लोगों के लिए ख़तरनाक नहीं है, भूख तो है, इसलिए कि आपके जितने भी माजी के निज़ाम हैं उन तमाम के अंदर भूख ही एक बुनियादी अंसर है। चाहे गुलामाना दौर था, कबायली दौर था, जागीरदारी थी, सरमायादारी थी, उन सब की बाई प्रोडक्ट्स भूख है। और यहाँ पर भूख से हज़ारों लाखों करोड़ों इंसान जो है इससे मुतासर होते रहे और हर घर का जो भी एक आमदनी की एक सतह से कम आमदनी थी वो लोग जो हैं भूख का शिकार होते रहे हैं। पाकिस्तान में भी हम आज़ादोशुमार कुछ भी कहें लेकिन फिर भी आधी से ज़्यादा आबादी हमारी गुर्बत का शिकार है। हिंदुस्तान की आधी से भी ज़्यादा बहुत बड़ी आबादी जो है गुर्बत का शिकार है, वहाँ पर भी लोग जो हैं गुर्बत की लाइन से नीचे रहते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है? जाहिर है कि हमने बीमारी से भी बचना है और हमने भूख से भी बचना है, और भूख से बचाने के लिए हुकूमतें कभी आगे नहीं आती, रूलिंग क्लासेस कभी नहीं आती, सरमायादार और जागीरदार नहीं आते। वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि वो कुछ खैराती इदारों को कुछ पैसे दे दें कि वो बेचारे ईमानदारी से जाकर लोगों को कुछ खाना खिलाएं। वो भी एक सेगमेंट होता है, बहुत कम जो जाकर खाता है। आबादी की एक वसी हिस्सा जो है वो हमेशा इसी तरह की तंगदस्ती का शिकार रहता है। बिल्कुल ऐसा। MQM रहनुमा कंवर नवीद जमील साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कंवर नवीद जमील साहब। सर, ये बताएगा कि ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट एक सामने आई है मईशत के हवाले से, उसमें ये बताया गया है कि इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लोग अब भूख से मर जाएंगे। पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि क्या करने की जरूरत है, कैसी हिकमत अमली बनाने की जरूरत है? देखिए, इसके लिए मजबूत हिकमत अमली की जरूरत है और यही गवर्नमेंट की हिकमत अमली होनी चाहिए, दोनों हुकूमतों की, कि ये जो करप्शन में इतना पैसा खर्च हो रहा है इस तमाम करप्शन को पहले तो बंद किया जाए, क्योंकि ये मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा तो ये करप्शन बर्बाद कर देता है। और उसके बाद जो पहली तरजीह जो है वो गरीब आदमी को देनी चाहिए कि गरीब आदमी को कम से कम इतना पब्लिक सेक्टर है कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें।
बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत है। एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं। कंवर नवीद जमील साहब, जिस तरह से असद उमर साहब बात कर रहे थे, उन्होंने बताया है कि कराची में आपको भी पता होगा कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से क्या सूरत हाल है। के इलेक्ट्रिक इस वक्त गैर एलानिया और एलानिया दोनों तरीके से लोड शेडिंग से जो मुस्तस्ना इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अब असद उमर साहब ये कहते हैं कल से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी और अगर के इलेक्ट्रिक बाज नहीं आया तो विफाक इसको तहवील में ले सकता है। इस पर आप क्या मौक़िफ़ देंगे? देखिए, एक तो बड़ा बदनसीबी ये है कि जब गवर्नमेंट या हुकूमतें किसी इदारे को प्राइवेटाइज कर देती हैं तो उसके बाद उस पर तवज्जो नहीं देती, ख़ास तौर से उन्हें जो पब्लिक फैसिलिटीज़ के हवाले से या जिनका हमारी मईशत पर बहुत बड़ा अमल दखल हो। अब 10 साल के अंदर के इलेक्ट्रिक ने यहाँ से लोगों से पैसे तो कमाए, लेकिन वो उसने सिस्टम में नहीं लगाए, ना उन्होंने अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर किया, ना उन्होंने जनरेशन बढ़ाई, और जबकि कराची की आबादी बढ़ती रही। और इस दौरान में हालांकि 26% शेयर जो हैं कि इलेक्ट्रिक में वो गवर्नमेंट के हैं, तो गवर्नमेंट ने भी और नेपरा ने भी इस पर प्रॉपर तवज्जो नहीं दी। अब जब सूरत हाल ख़राब हो गई, घरों से बाहर निकल आए और पूरे कराची में शोर हो गया, तो उसके बाद तवज्जो दी है। पिछले साल भी ऐसा था कि बेइंतहा लोग मरे थे करंट लगने से, तो नेपरा की टीम आई, उसने इंक्वायरी की, उसने के इलेक्ट्रिक को मोर्द इल्ज़ाम किया, लेकिन उसके बावजूद जो एक तवज्जो मुस्तकिल बुनियाद पे दी जानी चाहिए वो तवज्जो नहीं दी गई। अब ये आज असद उमर साहब आए हैं और इन्होंने के इलेक्ट्रिक के हकाम से बात की, उसमें हमारे लोग भी मौजूद थे, मेयर कराची मौजूद थे। गुफ्तगू में उन्होंने मुझे बताया मेयर कराची ने, लेकिन ये सारे इनके के इलेक्ट्रिक के वादे वईद हैं और अभी तक जो तजर्बा है वो यही है कि ये जब इन पर दबाव आता है तो ये वादे तो कर लेते हैं लेकिन उनको फुलफिल नहीं करते। हालांकि इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है इन्हें हर मुमकिन तैयार है, वो इन्हें गैस देने के लिए तैयार है, इजाफी इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि इनको इस वक्त भी 800 मेगावाट फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, नेशनल ग्रिड से मिल रही है, फेडरल गवर्नमेंट ने मजीद देने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो इनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और मुस्तकिल बुनियाद पर सूरत हाल को बेहतर नहीं करेंगे तो हालात इससे बदतर होती चली जाएगी। लगाई साहब, कमर ज़मान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आप उनसे भी। हाँ जनाब, कमर ज़मान कायरा साहब आपकी बहुत के आपने ज्वाइन किया। अभी इस सूरत हाल ये है कि महंगाई जो है वो बढ़ी हुई है और चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं उनको वापस नहीं लाया जा सका, और उसके अलावा पेट्रोल की कीमत, लोगों को खुशखबरी सुनाई गई, पेट्रोल की कीमत कम की गई और फिर दोबारा जंप लगाया पेट्रोल ने और उसकी कीमत ने जो है वो दोबारा ऊपर चली गई है। तो इस सूरत हाल से इनका ये कहना ठीक है कि हम तो बिल्कुल टेक ऑफ कर रहे हैं, बीच में कोरोना ने आकर हमें ख़राब कर दिया, हमारे मसाइल पैदा कर दिए। साहब, गुजारिश है कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम में दो दिन पहले एक हमारे दोस्त हैं, हुकूमती जमात के वजीर हैं वो प्रोग्राम में हमारे साथ है, तो उन्होंने कहा जब वजीर आजम साहब ने इसका नोटिस ले लिया के इलेक्ट्रिक का तो अब ठीक हो जाएगी ये। तो मैंने उन्हें कहा कि यार इसका जवाब और जो मर्जी दो, लेकिन ये वजीर आजम साहब से तो रिक्वेस्ट करो कि वो अब विड्रा कर लें अपना नोटिस, क्योंकि जिस मामले का वो नोटिस लेते हैं उसमें अवाम की जिल्लत हो जाती है। मसलन मुल्क के अंदर मौजूद थी, किल्लत नहीं थी, अद्वियात की कीमतें बढ़ गई, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, कीमतें वापस नहीं हुई लेकिन कंसोलिडेट हो गई और कोई उसका तो किसी को नफा नुकसान नहीं हुआ, किसी का एहतसाब नहीं हुआ। फिर आटे का बहरान आया, गंदम मुल्क में मौजूद थी, आटे की कीमतें चढ़ गई, वापस नहीं आई, हुकूमत सारी नारे लगाती रही, वापस नहीं आई। फिर चीनी मुल्क के अंदर वाफर मौजूद थी, चीनी के रेट बढ़ गए, हुकूमत ने कमीशन बनाया, फिर उस कमीशन को लंबा किया, फिर कहा कि अच्छा चलो जी 5 साल का हिसाब करो। इस सारी महंगाई के कोई बेनिफिशियरी भी तो होंगे ना अवाम, एंड आखिर में उसी पे लगारी साहब गुजारिश ये है कि बेनिफिशरीज तो जो भी हैं वो बकौल वज़ीर आज़म के वो कहते हैं वो माफियाज हैं। और इसी तरह मुल्क में तेल था, तेल अवाम की रसाई से दूर हो गया, जब उसकी कीमत बढ़ी तो वापस मिल गया, नोटिस ले लिया। और भाई नोटिस किस काम का?
आज भी चीनी महंगी है, तेल महंगा है, आटा महंगा है, दवाइयां महंगी हैं, तो वजीर आजम के नोटिस किधर गए? सवाल ये है कि क्यों हो रहा है? बेनिफिशियरी तो जी यकीनन कार्टेल्स होते हैं, और सरमायादारी निजाम का एक खुलासा है कि अगर रेगुलेटर, अवामी रेगुलेटर और जो इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटर होता है, अगर वो सही काम न कर रहा हो तो फिर सरमायादारी निजाम के अंदर कार्टल्स डेवलप होना हमारे जैसे माशरों में ये एक फितरी अमल है, और उन कार्टल्स को कंट्रोल करने का नाम हुकूमत है, उनको काबू करने का नाम हुकूमत है। 2 साल बाद भी अगर हुकूमत यही कहे कि इस मुल्क में मुख्तलिफ कार्टल्स की हुकूमत है तो ये बात बनती नहीं। और फिर दिलचस्प बात लगारी साहब ये है कि इस मुल्क के बहुत सारे कार्टल्स में एक कार्टल उन्होंने कहा चीनी का है। बड़े सीनियर सहाफी हैं, हमारे सीनियर हैं, उस्ताद हैं। चीनी का बड़ा बहरान रहा और बड़ा शोर रहा कि इस मुल्क में 2 खानदान हैं जो चीनी को खा गए हैं और चीनी के नाम पे लूट मार कर गए हैं और इस मुल्क को बर्बाद किया। एक नवाज शरीफ साहब का खानदान है, पता चला जी उनका टोटल जो कमीशन है उसने रिपोर्ट दी तो पता चला कि वो तो मुल्क की तकरीबन को 4.5% चीनी पैदा करते हैं। जो जरदारी साहब दूसरा खानदान है कि जरदारी साहब ने भी जी शुगर मिलों से तबाही फेर दी, पता नहीं लूट करके क्या ले गए। पता चला कि जरदारी साहब के ऊपर जिन मिलों में वो ग्रुप तो टोटल को 1.5% चीनी मुल्क की पैदा करता है। तो ये दोनों खानदानों की जो मिले या 100 कार्ड उनके जिसमें इंटरेस्ट है वो तो 6% चीनी पैदा करते हैं, और हुकूमत का एक आदमी जहांगीर तरीन 20%, उनका दूसरा वजीर खुसरो 12%, उनका तीसरा बंदा हुमायूं अख्तर 10%, उनका चौथा बंदा, यानी इसी तरह गिनते चले जाएं। और उनके इत्तेहादी वो पाकिस्तान की 80% से ज्यादा चीनी पैदा करते हैं और इल्जाम कार्टल्स पे है। वो कौन है कार्टल जो हमें बता तो दे। इसी तरह चीनी है, इसी तरह बाकी चीजें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर जमान कायरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि नेपाल में तमाम भारतीय चैनल्स बंद कर दिए गए हैं और तर्जुमान नेपाल हुकूमत के मुताबिक भारतीय मीडिया अपनी तमाम हदें पार कर चुका है। लगारी साहब, नेपाल की हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया था भारतीय मीडिया की जानिब से, जिसके बाद नेपाली हुकूमत ने तमाम भारतीय चैनल्स को बंद कर दिया। बात यह है कि इंडिया नेपाल को तो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क कभी समझता ही नहीं है ना। उसने हमेशा ये समझा है कि ये एक मेरी कॉलोनी है, और वो अपने पड़ोसी मुल्कों को अपनी कॉलोनी के तौर पर ही समझता है। और पाकिस्तान का चूँकि अपना एक स्टेटस है, अपनी एक इंटरनेशनल पोजीशन है, पाकिस्तान का एक सॉवरिन एक यहाँ पर रियासत है और इसके तौर पर अपना एक्ट भी करता है, और इंडिया का पिछले 72 साल से मुंह के उसके सामने भी मौजूद है और उसके साथ जंगें भी कर चुका है। तो इंडिया को इसकी पाकिस्तान की सूरत हाल का तो इल्म है, लेकिन बाकी मुल्कों के बारे में किस तरह से नेपाल में जाकर क्या हुआ था। नेपाल में प्रेमदासा का कत्ल हुआ, पीछे तामिल्स थे, और उसके अलावा सदर जयवर्धने के पार उसका पूरा दौर था। उसके बाद जो बंदरा नायके ख़ानदान के साथ जो कुछ होता रहा, कहीं ना कहीं कड़ियाँ जाकर मिलती हैं इंडिया के साथ। और उससे पहले बांग्लादेश के अंदर भी उनके असरात हैं। फ़रक़ाबंद के मसले पर मौलाना भाषानी एक पूरा जलूस लेकर आए थे और कि जनाब ये फ़रक़ाबंद पर तामीर बंद करे। इंडिया ने अपनी हद धर्मी कायम रखी, सिक्किम पर बाकायदा कब्ज़ा कर लिया, एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर बाकायदा कब्ज़ा कर लिया। ये मणिपुर एक अलग एंटिटी है, यह कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा। ये नागालैंड कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, मिज़ोरम कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, सब पर कब्ज़ा कर चुका है। नेपाल पर भी इसी तरह कब्ज़ा करना चाहता है और कि जनाब इसको डिक्टेट करूं। लेकिन नेपाल ने एक बेहतर हिकमत अमल इख्तियार करते हुए पहला तो काम यही किया जो हमने किया हुआ है कि भाई इसके मीडिया का बाइकाट करें ना। आपके लोग खामखा ये मुसलत होता है उनका मीडिया और अपनी राय देता है, और जिस तरह से वो इन दिनों प्रोपेगेंडा कर रहा था नेपाल के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, नेपाल की हुकूमत के ख़िलाफ़ और ख़ुद नेपाल स्टेट के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहा था वो तो जहरीला प्रोपेगेंडा था। जिस तरह हमारे ख़िलाफ़ होता है इस तरह नेपाल वालों को नेपाल का प्रोपेगेंडा फीड किया जाता है।
तो ये बेहतर हुआ है कि वहाँ नशरियात बंद की गई हैं इंडिया की। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को तीसरी यादाश्त भेज दी है। अक़वाम मुत्तहिदा एक्टिव तो है, अब तीसरी यादाश्त भी भेज दी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। नहीं, यादाश्त भेजना क्या होता है? हम आपको मेमोरेंडम भेजते हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं, इल्तमास करते हैं, दस्त बस्ता फरियाद करते हैं, आप मेहरबानी करें, रहम करें। भाई ये क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों पर और जनरल असम्बली की करारदादों पर अमल करे, और वहाँ पर कमिटमेंट है दुनिया का कि वहाँ पर रेफरेंडम हो, वहाँ पर इस्तिसबाब राय हो, लोगों से राय ली जाए कि वो कैसे अपना मुस्तकबिल तय करते हैं। आप उस तरफ जाते नहीं हैं, आप जाते हैं कि जनाब अली के हम यादाश्त भेज रहे हैं, ज़रा मेहरबानी कर लीजिएगा, इस यादाश्त को देख लीजिएगा। वो नहीं देखता है, वो उठाकर एक तरफ फेंक देता है। ये यादाश्त वहाँ जाएगी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में जब हुकूमत के बाद जाएगी, हुकूमत उठाएगी, डद्दी की टोकरी में फेंक देगी, अक़वाम मुत्तहिदा मुँह देखता रह जाएगा। वही अक़वाम मुत्तहिदा ने यही कहा है कि बहुत अफसोसनाक बात है कि किसी यादाश्त का जवाब भी नहीं दिया भारत ने। नहीं तो नहीं दिखता है ना, वो तो इसको खातर में नहीं लाता है, वो अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ समझता ही नहीं है। जब तक अक़वाम मुत्तहिदा असर्ट नहीं करेगा, और फिर ये कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो असर्ट नहीं करेंगी। अमेरिका को आगे आना होगा, बरतानिया को आगे आना होगा, फ्रांस को आगे आना होगा, और उसके अलावा बीजिंग को और मास्को को आगे आना होगा, रूस और चीन को आगे आना होगा। इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। दुनिया को अमन की ज़रूरत है, दुनिया को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर ये छोटी छोटी ये चपकलिशें लेकर बैठे हुए हैं। ये कश्मीर का मसला तो छोटा नहीं है, लेकिन और बहुत से मसाइल हैं जिनके ऊपर बैठकर अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े बड़े लोग बैठकर दिमाग खपा रहे हैं। भाई इस मसले को तो हल करो ना, आपके सामने रखा हुआ है कश्मीर का मसला। खामोश क्यों है लगारी साहब? इनके क्या इंटरेस्ट का मसला है? उनका ख्याल ये है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारी एक ओपन मार्केट है, इंडिया के एक बड़ी मार्केट है। उनका ख्याल है कि 80 करोड़ की मार्केट है, हमारे यहाँ लोग खरीदते हैं, हमारा माल जाता है, इंडिया में बिक जाता है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती हैं। इंडिया भी, यानी ये अजीब बात है, कहते हैं जी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर रही है, बहुत तेजी से आगे जा रही है। इंडिया अगर 1 रुपए की एक्सपोर्ट करता है तो 2 रुपए की इंपोर्ट्स करता है। इंडिया की एक्सपोर्ट से इंपोर्ट्स जो है वो दुगनी है। अच्छा। और लेकिन इंडिया के लोग जो हैं वो जो है उनको मुतमईन करने की कोशिश की जाती है। मेरे ख्याल में कि अब वक्त आ गया है मोदी की सफाकी और बेरहमी पर आलमी बिरादरी जो है वो नोटिस ले, और इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, कश्मीर की कई नस्लें इसमें चली गई हैं, लेकिन क्या कश्मीरियों ने समझौता किया? क्या सरेंडर किया? क्या उन्होंने कहा कि जी हमने मान लिया इंडिया को? जब भी आपने इलेक्शन कराया लोगों ने कहा बाइकाट। आप कितने परसेंटेज आपको जाकर लेते हैं? और जो लोग भी आपके सेटअप में आए, फारूक अब्दुल्ला आए, वो आपके साथ नहीं है, बाबा मुफ्ती आई, वो आपके साथ नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद आए, वो आपके साथ नहीं, और उसके अलावा जितने लोग भी आपके साथ आते रहे हैं वो तो आपके साथ नहीं है। सारे के सारे लोग अलग होना चाहते हैं इंडिया से। तो अब सूरत हाल तो यहाँ पहुँची। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज तो इतना ही। अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।